अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मोहब्बत ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन रंग है। गलत, मोहब्बत सिर्फ शराब है। बेवकूफ़ हो तुम, मोहब्बत में ही तो सच्चाई है, खुशबू और अपनायत है। मोहब्बत झूठ है, शायद पहले ज़माने में सच हुआ करती हो, लेकिन आजकल के इस दौर में मादियत ने और पैसे ने हर जगह अपना रंग जमा लिया है। भला मोहब्बत उसकी ज़द से कैसे आज़ाद रह सकती है? लेकिन मैं नहीं मानती। अरे तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, लेकिन यही हकीकत है। तुम तो फिल्मों की कहानियों में खोई रहती हो। ज़रा उस दायरे से निकल कर देखो। सिनेमा हॉल के बाहर बहुत से भयानक चेहरे तुम्हारे मुंतज़िर होंगे। मेरी समझ में नहीं आता इल्म कि तुम मेरी हर बात की मुखालिफत इतनी शिद्दत से क्यों करती हो। सोबिया ने चिढ़ के किताबें बेंच पे पटक दी। इसलिए कि तुम सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पे चलती फिरती रंगीन तस्वीरों में अपना आप तलाश करती हो, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं होता। आज मोहब्बत भी देखभाल कर की जाती है। मसलन ये कि क्या तुम्हारा मयार ज़िंदगी उसके हम पल्ला है जिससे मोहब्बत करने जा रहे हो? तुम्हारे बाप का बैंक बैलेंस, रुपया पैसा और जायदाद, सोसाइटी में आला मुकाम और भी बहुत कुछ, जबकि हम जैसे लोगों में लड़कियों को बीए और इंटर के बाद ही अपने जैसे किसी खानदान के लड़के से फ़ौरन ब्याह दिया जाता है, क्योंकि उम्र गुजरने के साथ साथ लड़कियों की वैल्यू में भी कमी होती जाती है। ये मोहब्बत वगैरह हम जैसों में कहाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? डियर सोबिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत को भी जानती हूँ। मसलन गरीब लड़की जो कि तुम हो और एक अमीर कबीर बाप का इकलौता बेटा, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार हो जाए। बस छोड़ो अपनी मोहब्बत की दास्तान को। ये बताओ कि कल रात कौन सी फिल्म देख डाली? तुम मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रही हो। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ सोबिया, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा भाई तनवीर तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये बात तुम भी जानती हो। वो स्मार्ट है, बीए पास है, लेकिन एक गरीब बाप का 3 बहनों और 2 भाइयों का सबसे बड़ा भाई है, कफील है। भला तुम्हारी मोहब्बत की कहानी में वो चंद हजार कमाने वाला कैसे फिट हो सकता है? इरम के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। ये बात तो नहीं है इरम, दरअसल मैंने तनवीर भाई को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। तो अब देख लो। अगर तुम देख चुको तो मुझे मुतला कर देना। कल ही अपनी अम्मी के साथ उनका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। तुम जानती हो इरम, मेरे कुछ ख्वाब हैं। मैं बीए करने के बाद जॉब करना चाहती हूँ, अपने घर वालों का बोझ बांटना चाहती हूँ। उसने जल्दी से अपना पैंतरा बदला। तुम तनवीर भाई से शादी कर लो, उनका बोझ खुद ब खुद कम हो जाएगा। लेकिन मैं जानती हूँ सोबिया कि तुम अपनी खुद साख्ता मोहब्बत के भूत से मुतासिर हो। खुदा ही तुम पे रहम करे। और अगर वो मुझे मिल गया तो? उसकी खूबसूरत आंखों में एकदम शम्ए रोशन हुई। तो मैं तुम्हारे सदा खुश रहने की दुआ करूँगी। लेकिन डियर, ये मेयार ज़िंदगी हर जगह फसाद बर्पा कर देता है। ओहो, तुम तो बिल्कुल फजूल हो। अभी दुआएं दे रही थी और अभी। अच्छा बाबा, जो दिल में आए करो, हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में इरम वहाँ से अपनी क्लास अटेंड करने जा चुकी थी और सोबिया वहीं बेंच पे सर रख के मुस्तकबिल के सपनों में खो चुकी थी। बड़ी सड़क के किनारे बड़ी सी कत्थई रंग की बिल्डिंग के अकब में लाल रंग के पुराने से फ्लैट्स, जिसकी रंगत बारिशों के पानी ने ऐसी कर दी थी कि जिसे देखकर कभी ये एहसास होता था कि शायद ये फ्लैट्स लाल नहीं किसी और ही रंग के हों। इन्हीं फ्लैटों में 2 कमरों का C14 सेकंड फ्लोर पर, जिसके दरवाजे पे मलगिजा सा पर्दा लटका रहता था, अपने मकीनों की माली पोजीशन को हर आने जाने वाले पे वाज़ेह करता रहता था। ये फ्लैट इसरार अहमद का था, जो इससे पहले उसके बाप की मलकियत था। इसरार अहमद की इन्हीं फ्लैटों के नीचे एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान थी। सोबिया के कपड़े उसी लॉन्ड्री से धुल के आते थे, और क्यों ना आते,
वो उसके बाप की लॉन्ड्री जो थी। बड़ी बड़ी रोशन आंखों और दूधिया रंगत वाली सोबिया उनकी लाडली बेटी थी। इसरार अहमद ने उसे बड़े नाजो नाम से पाला था। उसकी ख्वाहिश पर उसे बीए कराया जा रहा था। उसकी माँ की ख्वाहिश तो थी कि इंटर करते ही उसके हाथ पीले कर दिए जाए, लेकिन जब बेटी ने जिद की तो इसरार अहमद ने बीवी की बजाय बेटी के हक में वोट दिया। लेकिन अब उसकी ख्वाहिशात का दायरा वसी होता जा रहा था। बीए के इम्तहानात के बाद उसने सुख का सांस लिया था। 2-1 मिलने वालों ने उसकी हैसियत से बढ़ के रिश्ते भी बताए, लेकिन उसकी जॉब करने की ख्वाहिश ने एक बार फिर इसरार अहमद का मुंह बंद कर दिया। उसकी माँ ने तो बहुत वावेला किया, लेकिन इस बार भी जीत बेटी की ही हुई। वो तो इस पिंजरे से निकलकर आज़ाद फिजाओं में उड़ने की ख्वाहिश रखती थी। उसने अपनी दोस्त आमना से इससे पहले ही जॉब के लिए कह रखा था। उसका भाई एक अच्छी कंपनी में आला ओहदे पे काम करता था। फिर उसी के तवस्सुस से सोबिया को जल्द ही एक बड़ी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। वो बहुत खुश थी। हर रोज़ नित नए जोड़े पहनकर वो बड़े ठुस्से से ऑफिस आती, और फिर एक दिन उसके तमाम ख्वाबों को जैसे ताबीर मिल गई। उसे वो मिल गया, वो जिसका उसे इंतज़ार था। वो पहली बार उसके ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसकी कशिश खुद ब खुद सोबिया की जानिब उसे ले आई। एक्सक्यूज़ मी मिस, मुझे कदवाई साहिब से मिलना है। वो उसकी झील जैसी आंखों में झांक रहा था। उसकी दीदा दलेरी पे सोबिया कुछ कंफ्यूज सी हो गई। योर गुड नेम प्लीज़। अरसलान अहमद। कदवाई साहिब उसकी कंपनी के सीईओ थे। अरसलान अहमद उनके किसी दोस्त का बेटा था। उस अजनबी की मुस्कुराहट ने सोबिया के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ा दी। वो उसका पहला दिन था, लेकिन उस दिन के बाद अरसलान अक्सर वहाँ आने लगा। सोबिया से हेलो हाय से बात निकल के अब लंच तक जा पहुँची थी। उसकी चमचमाती लंबी सी करोला में बैठकर सोबिया अपने आप को मलका तस्वुर करती। वो उसका हो चुका था। सोबिया, तुम्हें पाने के बाद अब मेरे दिल में कोई और ख्वाहिश नहीं रही। सब लड़के ना ऐसे ही कहते हैं शुरू शुरू में, लेकिन मैं सब में शामिल नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ सोबिया, तुम्हारा अरसलान। सोबिया की खूबसूरत आंखों में अब अरसलान के प्यार का नशा भी शामिल हो चुका था। अरसलान उसे अपनाना चाहता था। उसके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस था। कई फैक्ट्रियों का मालिक होने के बावजूद अरसलान में ज़र्रा भर भी गरूर न था। वो बहुत हलीम और सादा तबीयत का मालिक था। उन दोनों को मिलते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक अरसलान ने सोबिया से उसके बारे में नहीं पूछा था। पहले पहल तो सोबिया इसी खुमार में रही कि वो उसका आशिक है और वो दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी कभार इरम की कई बातें उसे उलझन में डाल देती थी। आखिर एक दिन सोबिया ने अपने दिल का बोझ हल्का कर ही लिया। एक बात पूछूं अरसलान? पूछो। उसने कॉफ़ी का कप अपने लबों से लगाया। अब तक तुमने मुझसे मेरे मुतालिक कुछ नहीं पूछा। वो खुद ब खुद कंफ्यूज हो रही थी। उसकी बात सुनकर अरसलान के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मोहब्बत की धनक फैली हुई थी। क्या पूछूं? यही कि तुम सोबिया हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सोबिया हो, एक अच्छी प्यारी मासूम सी लड़की। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जहन में क्या उलझन है। यही ना कि मैं बहुत दौलतमंद बाप का बेटा हूँ और तुम गरीब हो, जैसा अमूमन फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता है कि गरीब लड़कियों को अमीर लड़के फंसा के कुछ दिन ऐश करके छोड़ देते हैं। वो बहुत बड़ा सच मज़े से उगल रहा था। सोबिया की निगाहें झुकी हुई थीं और वो अपनी उंगलियां चटका रही थी। गुर्बत कोई जुर्म तो नहीं है, और फिर मैंने तुमसे मोहब्बत की है। ज़िंदगी मुझे गुजारनी है तुम्हारे साथ, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के साथ नहीं। उसने कॉफ़ी का कप ख़त्म करके टेबल पर रखा। सोबिया के दिल पर से मनोभारी सिल अब सिरक चुकी थी। वो सब कुछ जान चुका था, तो अब दोनों के दरमियान क्या बाकी रह गया था? ना जाने कैसे उसकी आंखें भीग गईं। कम ऑन सिली गर्ल, तुम फजूल में ना इन मामूली बातों को अहमियत दे रही हो। मुझे तो वो सब कुछ बड़ा अट्रैक्ट करता है जो तुम्हारे पास है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक छोटा सा घर होगा जिसके सहन की छोटी छोटी खूबसूरत क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले होंगे। मोतिये की खूबसूरत खुशबू से तुम्हारा घर महकता होगा। तुम्हारे अब्बू किसी कंपनी में मुलाजिमत करते होंगे।
جب وہ کام سے تھک ہار کے گھر پہنچتے ہوں گے تو تمہاری امی مسکرا کر ان کا استقبال کرتی ہوں گی۔ رات کو چاند کی مسحور کن چاندنی میں تم سب ہنسی خوشی دن بھر کے قصے ایک دوسرے کو سناتے ہوگے۔ ارسلان کی آنکھوں میں وہ سب کچھ ایک خواب کے مانند بسا ہوا تھا۔ صوبیہ حیرانی سے اسے تک رہی تھی۔ ایک امیر زادہ اس طرح کے خیالات بھی رکھ سکتا ہے؟ اسے خود پہ فخر ہو رہا تھا۔ وہ جس طرح سے بیان کر رہا تھا سب کچھ ویسا تو نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ذات کے کہیں ارد گرد ہی تھا۔ اور پھر اس رات جب صوبیہ سونے کے لیے لیٹی تو ارسلان کی باتیں جیسے اسے جھنجھوڑ کے جگاتی رہیں۔ کیا ہوا؟ ہمارا چھوٹا سا گھر نہیں تو 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ تو ہے۔ ہاں، اس کی دیواریں اب سیلن لگی ہیں، پرانا بھی تو بہت ہے۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں پھول کہاں؟ ایک بار اماں سے ضد کر کے گلاب کا گملہ منگوایا تھا، لیکن رات بھر مچھروں نے اتنا کاٹا کہ اماں نے صبح ہی وہ گملہ اٹھا کر ابا کی دکان پہ بھجوا دیا، جہاں سے اس گملے کے ٹوٹے ہوئے حصے 1 ہفتے بعد ہی صوبیہ نے کوڑے دان میں دیکھ لیے تھے۔ لیکن کیا ہوا اگر پھلواری نہیں ہے تو؟ اور ابا تو کسی کمپنی میں ملازمت بھی نہیں کرتے۔ ہاں، اگر جو ذرا پڑھے لکھے ہوتے تو شناختی کارڈ پر انگوٹھے کے نشان کی بجائے اردو میں ہی دستخط کر دیتے۔ لیکن کیا ہوا؟ حق حلال سے اپنی لانڈری چلا رہے ہیں، اپنا کام ہے۔ اسے تصور میں اپنے ابا کا کپڑوں پہ استری کرتے ہوئے پسینے سے تر بتر وجود نظر آیا۔ چاند کی روشنی اس اندھیارے فلیٹ میں کہاں سے آتی؟ یہاں تو ہوا کے ٹھنڈے جھونکے بھی غنیمت لگتے ہیں، اور جب سے یہ بڑی سی بلڈنگ سامنے بنی رہی صحیح ہوا بھی بند ہو گئی۔ لیکن اپنا رہنے کا ٹھکانہ تو ہے، جھونپڑی میں تو نہیں رہتے نا۔ اس نے پھر اپنے دل کو تسلی دی۔ درجن بھر بہن بھائیوں میں ہنسی خوشی کہاں؟ یہاں تو ابا تھک کے بستر پہ ایسے پڑتے ہیں کہ صبح ہی آنکھ کھولتے ہیں، اماں تو ایسے ہی دن بھر کاموں میں الجھی رہتی ہیں، اور مجھے بھی کہاں فرصت ملتی ہے جو کسی سے لمبی چوڑی باتیں کروں۔ کیبل پر اتنے اچھے پروگرامز آتے ہیں، آخر 500 روپے مہینہ دیتے ہیں۔ صوبیہ خود ہی تنہا لیٹی ارسلان کے ہر خواب کو اپنی حقیقت سے تعبیر کرتی جا رہی تھی، لیکن ہر سیڑھی پر وہ ارسلان سے کئی قدم پیچھے رہ جاتی تھی۔ لیکن صرف ایک جگہ وہ بہت مضبوط تھی، اور یہ کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور وہ اس سے۔ یہ سوچ کے صوبیہ نے پٹ سے اپنی آنکھیں موند لی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تم جانتی ہو صوبیہ کل کیا ہوا؟ ڈیڈی سے پورے ہفتے بھر بعد میری ملاقات ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، وہی ٹینا جو اتنی موٹی ہے کہ تم جیسی 2 بن جائیں اس میں سے، اور شکل و صورت ایسی کہ بس چلو پھر بھی یہ تو قدرت کے کام ہے، لیکن اس پر اس کے نخرے اتنے کہ میرا دل چاہتا ہے اس کا دماغ درست کر دوں۔ اور ڈیڈی کو دیکھو، اس گوشت کے پہاڑ سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے ڈیڈی کے بزنس پارٹنرز ہیں۔ وہ غصے میں مستقل ٹہل رہا تھا اور صوبیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب کیا ہوگا ارسلان؟ اسے کہیں دور سے اپنی آواز سنائی دی۔ ہوگا کیا؟ میں نے ان سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں ٹینا سے نہیں بلکہ صوبیہ سے شادی کروں گا۔ پھر؟ اس کا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر یہ کہ تم ذرا آج ہی اپنے ابو سے بات کر لو۔ کیا بات کروں گی میں؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ارے بے وقوف، یہی کہ تم اور میں شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ہماری اس شادی سے خوش ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ ارسلان نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ صوبیہ جیسے کھل اٹھی۔ اب وہ صوبیہ ارسلان بن جائے گی، یہ تو اس کا خواب تھا۔ ارسلان اسے کسی فلمی ہیرو کی ماننے لگا۔ اسے بے اختیار اس پہ ڈھیر سا پیار آیا، لیکن خود کے جذبات کو اس نے قابو میں رکھا۔ اسے لگ رہا تھا ارم کی کہی ساری باتیں آج جیسے وہموں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئیں، اور اس کے سارے خوابوں کو تعبیر مل گئی۔ اس کے ذہن میں کیا کیا وسوسے نہیں آیا کرتے تھے ارسلان کے متعلق، لیکن آج ارسلان نے اپنے سچے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ آخر وہ اس سے شادی کرنے پہ سنجیدہ تھا، تبھی تو اس نے اپنے باپ سے بات کی۔
चलो फिर तुम्हें मैं घर ड्रॉप कर दूं। आज पहली बार अरसलान उसे घर ड्रॉप करने उसके साथ रवाना हुआ। गाड़ी अब बहुत बड़ी सड़क के पास कथई बिल्डिंग के नजदीक पहुंच चुकी थी। तुम्हारा घर कहाँ है? उसके चेहरे पे उलझन के आसार थे और वो इधर उधर देख रहा था। लाल बिल्डिंग के सामने वसी मैदान, जिसमें बच्चे गंदे संदे कपड़े पहने क्रिकेट खेल रहे थे। मैदान के एक जानिब बड़ा सा कूड़ेदान उबल रहा था, जिस पर हर साइज की मक्खियां भिनभिना रही थीं। वो जो लाल फ्लैट्स नजर आ रहे हैं ना, मैं उनमें रहती हूँ, 2nd फ्लोर पर, C14। उसने उंगली के इशारे से लाल बिल्डिंग की अकब से झांकते हुए शिकस्ता फ्लैटों की जानिब इशारा किया। उसी वक्त न जाने कहां से बदबू का एक भभूका अरसलान के नाक से टकराया। उसने जल्दी से 2 उंगलियों से अपने नाक दबाई। ओके 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 सोबिया, अरसलान के मुंह से बमुश्किल अदा हुआ। ओके अरसलान, मैं आज जरूर अब्बू से बात करूंगी। वो मुस्कुराती हुई गाड़ी से उतरी। मैदान में खेलते बच्चों की निगाहें अब इस चमचमाती मैरून सिटी पर मरकूज हो चुकी थीं। खटाक, न जाने कहां से एक पत्थर विंड स्क्रीन पर लगा तो अरसलान बौखला गया। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और जन से गाड़ी सड़क की धूल में गायब हो गई। सोबिया ने फिर उस रात बड़ी हिम्मत करके अपने अब्बा से वो सब कुछ कह दिया जिसका सबक आज उसे अरसलान ने पढ़ाया था। और अब्बा हैरान से अपनी बेटी को घूर रहे थे, जिसने खुद ब खुद बहुत सारी सीढ़ियां एक ही जुस्त में पार कर ली थी। आज माँ को उसके फैसले पे कोई एतराज भी ना था। वो तो खुशी से फूल रही थी, लेकिन आज पहली बार इसरार अहमद को अपनी बेटी के इस फैसले पे एतराज था। लेकिन उनकी बेटी उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार थी। वो अपने बारे में उनसे ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकती थी। और यूँ एक दफ़ा फिर ना चाहते हुए भी इसरार अहमद ने अपने से ज़्यादा अपनी पढ़ी लिखी बेटी की बात मानते हुए उसके सामने हार मान ली। फिर क्या पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अरसलान का कोई पता न था। उसका मोबाइल भी ऑफ था और ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी हमेशा यही जवाब देती कि वो ऑफिस नहीं आए। घर पर फ़ोन की बेल चिल्लाई जाती थी, लेकिन कोई उसे उठाने वाला न था। सोबिया परेशान हो गई थी। उसका दिल होल रहा था, लेकिन कहीं से भी अरसलान की कोई इत्तला नहीं मिल रही थी। वहमात ने उसे घेर रखा था। कहीं खुदा न खास्ता कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया। वो दिल ही दिल में उसकी सलामती की दुआएं मांगती रही। और यूं ही इंतज़ार की सूली पे लटके लटके कई दिन गुजर गए। उस रोज़ भी वो ऑफिस आई तो अपने टेबल पे अपना पर्स रखा था कि एक गुलाबी रंग के खूबसूरत लिफाफे पे अपना नाम तहरीर देखकर चौंक गई। उसने लिफाफा खोला तो छन्नाके से उसके अंदर कोई चीज़ टूटी। वो एक शादी का कार्ड था, जिस पे अरसलान अहमद के साथ उस मोटी सी भद्दी काली टीना का नाम तहरीर था, जिससे वो एक रोज़ शदीद नफरत का इजहार कर रहा था। उस रोज़ सोबिया जैसे टूट गई। और फिर मिडिल क्लास लड़कियों का क्या है, जितनी जल्दी टूटती हैं उससे भी जल्दी जुड़ जाया करती हैं। सोबिया जो जिंदगी के इतने साल ख्वाब नगर में गुजार कर आई थी, एक पल में ही जैसे ख्वाबों से हकीकत की दुनिया में आ गई। उस रोज़ वो रोई, तड़पी या जो भी हुआ, लेकिन शाम तक उसे पता था कि ज़िंदगी की हकीकत इस बस स्टॉप पे बस में बैठकर अपने घर तक जाने और अगले दिन फिर दफ्तर आने से ज़्यादा और कुछ नहीं। ये मर्सिडीज़, ये करोला, ये सिटी, ये हमारे ख्वाब तो हो सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं। सो बस से उतरकर घर के करीब पड़े कूड़ेदान के नज़दीक से गुजरते हुए उसे अचानक कराहियत सी महसूस हुई। उसका दिल चाहा कि वो उल्टी कर ले, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने एक गहरी सांस भरी और धीमे कदमों से चलती हुई कूड़ेदान के करीब आई। पर्स से उसने वो खूबसूरत कीमती कार्ड निकाला और उसके कई टुकड़े करके डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। और उसके बाद जैसे उसके कंधों से मनो बोझ उतर गया। आज उसने अपने सारे ख्वाबों को इस कूड़ेदान में फेंक दिया था, जिस कूड़ेदान की बदबू को वो हमेशा बुरा महसूस किया करती थी। इसके बाद वो बड़े धीमे लेकिन पुरवकार कदमों से चलती हुई इसरार अहमद की लॉन्ड्री की जानिब बढ़ी।
جہاں پسینے میں تربتر اس کا باپ کپڑوں پر استری پھیر رہا تھا۔ ایک بنیان پہنے کالے سے سوکھے جسم والا یہ آدمی اس کا باپ تھا اور اسے اس پہ فخر تھا۔ نہ تو اس کا باپ کوئی بہت بڑا بزنس مین تھا، نہ سرکاری ملازم، اور یہیں وہ ہار گئی تھی۔ دنیا خواہ کچھ بھی کہے، اس کا باپ حلال کمانے والا تھا، اور بے شک حلال کمانے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ فخر سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ہلکی نرمی بھی تھی۔ آخر آج انہیں ارم اور اس کی امی کے متعلق بھی تو مطلع کرنا تھا، جو کل شام اس کے گھر آ رہے تھے اپنے بیٹے تنویر کا رشتہ لے کر۔ وہ تنویر جسے آج تک شاید اس کی تعصب بھری نگاہوں نے اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی خوابوں کی تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتری تھی، حقیقت اپنی پوری شان اور خوبصورتی سے اس کے سامنے براجمان تھی۔ اس جیسی لڑکیوں کو ایف اے بی اے کرنے کے بعد اپنے جیسے گھروں میں شادی کر لینی چاہیے۔ کبھی کا ارم کا کہا جملہ آج اسے بہت شدت سے یاد بھی آیا تھا، اور اس جملے نے اسے رلایا بھی تھا۔ صوبیہ کی یہ کہانی کوئی نئی تو نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرز کی کئی کہانیاں کر رکھی ہیں، لیکن صوبیہ کا اپنی کہانی بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے جیسی وہ تمام لڑکیاں جو مجھ سے خواب اور مجھ سے سوچے رکھتی ہیں، میری کہانی سے سبق حاصل کریں، اور زندگی میں کوئی بھی بولڈ یا غلط قدم اٹھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں کہ ایک قدم ساتھ چلنے والا کبھی ہم سفر نہیں ہوا کرتا۔ ہم سفر وہی ہوتا ہے جو آپ کی بڑی بڑی گہری خواب دیکھنے والی آنکھوں، گندمی رنگت کے ساتھ ساتھ آپ کے تنگ و تاریک محلے، آپ کے بنیان پہنے پسینے میں شرابور باپ اور آپ کے محلے کے کوڑے دان کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ارسلان احمد میں تو یہ حوصلہ نہیں تھا، سو وہ ٹینا کا ہو گیا، لیکن تنویر حسین یقیناً صوبیہ سمیت اس کے ارد گرد کی تمام چیزوں کو قبول کرنے پہ تیار تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ صوبیہ اور صوبیہ جیسی باقی تمام لڑکیوں کو کسی بھی حسین دھوکے کا شکار ہونے سے بچائے، اور انہیں نیک محبت کرنے والے پرخلوص جیون ساتھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔